आज हम डीएसएसबी दिल्ली टीजीटी का जो जनरल पेपर है, फर्स्ट पेपर, उसके बारे में पूरी रणनीति क्लियर करेंगे कि कैसे करके तैयारी करी जाए, क्या करा जाए, क्या ना करा जाए। ये एक गोल्डन चांस है सभी स्टूडेंटों के लिए, क्योंकि अभी एलटी ग्रेड जो है थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन जो एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चूंकि वहां समय है, तो आपके लिए एक बेहतर मौका है कि आप डीएसएसबी की में फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और कुछ लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा और जिन्होंने नहीं करा है वो अप्लाई कर दीजिए, अभी समय है, फॉर्म जो है चल रहे हैं। तो ये जो वीडियो आज की होने वाली है, तो इसमें हम सिलेबस को खोल के बताएंगे और किसी भी कहीं पे भी आपको पूरा सिलेबस खुला हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि सिलेबस दो तरीके के होते हैं, एक खुला सिलेबस, एक बंद सिलेबस। डीएसएसबी ने कुछ सब्जेक्टों का सिलेबस तो खोला है और कुछ का जो है बंद रखा है, कुछ का कम खोला है, लेकिन पूरी तरीके से जो सर्वांगीण सिलेबस होता है वो क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, वो सिलेबस वो होता है जो आयोग का सिलेबस तो होता ही होता है, और साथ में उसमें होता क्या है कि आयोग के साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो 10 ईयर में आते हैं उसके अकॉर्डिंग भी सिलेबस का पता लगाया जाता है। तो यहां पे जो मेन चीज है, बात है, वो क्या है, डीएसएसबी फर्स्ट पेपर की। डीएसएसबी फर्स्ट पेपर, इसको जनरल पेपर कहते हैं। अगर आप इसको अच्छे से तैयार करोगे तो जैसे इसमें क्या है, जीएस वाला पार्ट है, थोड़ा गणित वाला पार्ट है, और आपका तो ये जो काम आएगा पूरी तरीके से आपका अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी काम आएगा। वैसे तो सब कंपटीशन एक सा ही होता है। तो ठीक है, आज हम क्या देखते हैं, डीएसएसबी जनरल पेपर जो फर्स्ट पेपर है। और अगर इसकी तैयारी कर ली तो आपका डीएसएसबी टीजीटी का भी मैटर तैयार हो जाएगा, फर्स्ट पेपर आपका पीआरटी का भी हो जाएगा और पीजीटी का भी हो जाएगा। बाकी जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। एज लिमिट आपको पता ही है, एज लिमिट जो है वो 32 साल है। ठीक है, कितनी है एज लिमिट इसमें, 32 साल है। लेकिन जो आरक्षण मिलेगा वो केवल दिल्ली वाले स्टूडेंटों के लिए मिलेगा, दिल्ली के जो बाहर अदर राज्यों के हैं उनको नहीं मिलेगा। और बाकी इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, जो आपकी अन्य भर्ती परीक्षाओं से एलटी ग्रेड में होती है, एलटी ग्रेड में तो सीटेट नहीं मांगते, तो इसकी जो योग्यता परीक्षा है वो क्या है कि केवल आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ में बीएड होना चाहिए, और जो सीटेट है वो कैसा होना चाहिए, जूनियर वाला होना चाहिए। तो इसमें जो पहला पेपर है डीएसएसबी का जनरल पेपर टीजीटी, उसमें जो पहला सब्जेक्ट है वो हिंदी आ रहा है 20 नंबर का, दूसरा अंग्रेजी आ रहा है 20 नंबर का, तीसरा जीएस आ रहा है और गणित आ रहा है और रीजनिंग आ रहा है। तो ऑफिशियल सिलेबस में उन्होंने खोल तो दिया है, हिंदी में क्या है, अंग्रेजी में क्या है, गणित में क्या है, रीजनिंग में क्या है, जीएस में क्या है। लेकिन जीएस के साथ एक खास प्रॉब्लम यह है कि सिलेबस उन्होंने थोड़ा बंद रखा है। बंद कैसे रखा है, उसने कह दिया भारतीय भूगोल, हिस्ट्री कह दिया, इकोनॉमिक्स कह दिया, आर्ट एंड कल्चर कह दिया, कुल मिला के बंद सिलेबस है। अब हमारा काम क्या है, बंद सिलेबस को खोलना, और कर तो आप भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो डीएसएसबी के आपके जो टीजीटी के पुराने साल के पेपर हैं, पुराने 10 साल के पेपर हैं, या पीआरटी के हैं और पीजीटी के हैं, चूंकि आयोग एक ही है, तो आपको इन सब पेपरों को, पुराने साल के पेपरों को पढ़ के, समझ के, उनके टॉपिक क्लियर करके, अंदर के टॉपिक क्लियर करके आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा, पूरा एक खाका तैयार करना पड़ेगा। चूंकि समय उतना है नहीं, समय क्या है, 2-2.5 से 3 महीने का समय है। वो बात अलग है कि अगर आपकी किस्मत तेज है तो आपको थोड़ा समय और मिल जाए, पर मान के चलिए डीएसएसबी जो है चुनाव के बाद एग्जाम करा लेगी, तो इतना समय नहीं है कि आप ये सब जो है दाएं बाएं पन्ने पलटते रहें, ये सब करते रहें। तो आपकी सुविधा के लिए कि क्या पढ़ना है, देखो प्रॉब्लम क्या आती, प्रॉब्लम तो यही आती, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। चूंकि ये वनडे एग्जाम है, तो ये 2 डे एग्जाम नहीं है। वनडे एग्जाम की खास बात यह है कि आपको टॉपिक पता होने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक हैं। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि इसमें हमें जीएस में कौन कौन से टॉपिक जो हैं, जैसे भूगोल है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, तो उसके अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जामिनर हर वर्ष के पेपरों में पूछ रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है, चेंज कर रहा है। कुछ मैंने इसमें सारे तो नहीं लिखे हैं, कुछ कम इसलिए कर दी जो 1 या 2 बार पूछा है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जो एग्जाम में लगातार पूछ ही रहा है, और कुछ इसी जीएस के अंदर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिससे बहुत से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, जैसे उसमें से क्या है, करंट है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जीएस के अंदर जो है वो क्या क्या आपके टॉपिक हैं, और ये क्वेश्चन पेपर भी आपके इस समय उपलब्ध हैं। सबसे अच्छी बात क्वेश्चन पेपर की ये लगती है कि आप नेट से निकाल लीजिए, चाहे बुक ले लीजिए, वो आपकी सुविधा है, आप जैसे करें, दोनों तरीके से आपको उपलब्ध हो जाएंगे। कुल मिला के बस हम आपका काम थोड़ा आसान कर दे रहे हैं कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ें, कौन सा ना पढ़ें। कई बार तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता किस विषय का है। जैसे कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं वो हर विषय में आ जाते हैं, हर में तो नहीं आते, लगभग 2-3 विषय में आ ही जाते हैं। ठीक है,
तो आज हम जीएस के बारे में चर्चा करेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो जीएस में जो पहला विषय आपको देखना है वो क्या देखना है? भूगोल देखना है। क्या है? भूगोल देखना है। देखो मैं एक चीज तुम्हें बहुत सही बताऊं, पढ़ चाहे तुम हिस्ट्री लो, चाहे पॉलिटी लो, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ लो, या साइंस पढ़ लो, या आप करंट पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, जब तक भूगोल पे कंट्रोल नहीं है, भूगोल पे ग्रिप नहीं है, ज्ञान समझ में आएगा नहीं। भूगोल पढ़ने के बाद ही चीजें क्या होती हैं? कनेक्शन में जुड़ती हैं। अगर आपको भूगोल का समझ में आ गया, मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या करिए, आप वर्ल्ड का नक्शा है, इंडिया का नक्शा है, एशिया तैयार कर लीजिए, ताकि अगर बात आएगी कि इल्तुतमिश शासन कहां करता था, उसने कहा दिल्ली में करता था, आसपास के क्षेत्रों को तो आप मैप पे पकड़ सकते हो, आप इसका शासनकाल मैप पे पकड़ सकते हो। तो पहला सब्जेक्ट जो है, कुल मिला के कितने सब्जेक्ट हैं? मोटे तौर पे तो 7 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 7 सब्जेक्ट जीएस के अंदर आ रहे हैं। लेकिन जो कृषि है, इस कृषि को हम अलग ना रख के हमने ज्योग्राफी में ही ऐड कर दिया है। क्वेश्चन वो उससे लगातार पूछ रहा है, पर थोड़ी कम मात्रा में पूछ रहा है। तो डीएसएसबी टीजीटी जनरल पेपर का जो जीएस है, उसके सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भूगोल जो ज्योग्राफी है उसमें खाड़ी, अब जैसे टॉपिक आपको किसी किताब में मिल जाए, यहां आप ये नहीं कह सकते कि इसकी बुक लिस्ट बताइए, क्या बताइए, आपको टॉपिक मैं दे रहा हूं, बस टॉपिक आपको पढ़ना है। अब टॉपिक देखिए, जैसे खाड़ी है तो आपको खाड़ियां तैयार करना है। क्या करना है? खाड़ियां। ज्योग्राफी में अगर आप क्रोम पे डालेंगे गूगल पे, तो गूगल पे भी आ जाए खाड़ी क्या है, या किसी एंथेटिक अच्छी बुक में देखेंगे खाड़ी मिल जाएंगी। आपको झीलें तैयार होना चाहिए, आपको पर्वत तैयार होने चाहिए, नदी द्वीप तैयार होना चाहिए, बांध, घाटी, खनिज, कौन से खनिज निकल रहे हैं, जैव निम्नीकरण। अजैव निम्नीकरण का मतलब जो होता है, ऐसी चीजें जो क्या होती हैं, जो नहीं सड़ सकती, नहीं गल सकती, तो वो कैसे गलेंगी? ज्वालामुखी द्वीप, ज्वालामुखी जब मतलब उद्गार होना बंद हो जाता है, लावा निकलना, तो द्वीप बन जाते हैं। ज्वार भाटा, मौसम, परियोजनाओं का संबंध नदी से होता है, नदी द्वीप और नदी अलग टॉपिक है। इसके बाद कृषि में क्या देखना है? आपको खेती देखना है, मृदा देखना है, कृषि देखना है, कृषि संस्थान देखना है, उर्वरक देखना है। वैसे तो ये काम आपका ही था कि आप जो 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे ये क्वेश्चन पेपर है, आप इसको लेते और लेने के बाद क्या करते, इस क्वेश्चन पेपर को आप इसको पढ़ते, रीड करते, टॉपिक निकालते, पर आपका काम हमने ही आसान कर दिया। अब जैसे कैसे है, अगर हम ज्योग्राफी को ही देख रहे हैं, अब इसमें इसने क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, देखिए दिख रहा है आप लोगों को, निम्नलिखित में से किस नदी को इसकी अत्यधिक लवणता के कारण खारी नदी कहा जाता है? तो इसको क्या कहता है? लूनी को। लवणवती भी कहा जाता है, लूनी नदी। तो ये क्वेश्चन कहां से आया है? नदी से आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नदी से आया है। अगला जो इसने ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें इसने एक ही क्वेश्चन पूछा है ज्योग्राफी में। अब हम दूसरा पेपर देख रहे हैं, तो दूसरा पेपर जो है इसमें हम जीएस निकाल रहे हैं। तो यहां पे जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया है, अब इसने इस पेपर में जो ये हुआ है, क्या नाम है, टीजीटी का एग्जाम हुआ है 2018 में, इसके पता नहीं क्या मन में रहा, क्या मन में नहीं रहा, कि इसने यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ज्योग्राफी से नहीं पूछा। जब बहुत से पेपर बनते हैं तो ये बात हो जाती है, कभी कभी एग्जामिनर जो होता है तो ऐसा हो जाता है, कोई विषय छोड़ देता है। अब हमने अगला पेपर देखा है, अगला पेपर इसने पूछा है कि येलदारी बांध किस नदी पर बनाया गया? येलदारी बांध, उसने क्या पूछ लिया है? बांध पूछ लिया है। तो ये क्या पूछ लिया है? बांध पूछ लिया है। ठीक है, तो आपकी मेहनत को हमने आसान कर दिया कि जो आप इन पेजों को पलट के अपना जो सिलेबस, देखो ये मूर्खता होती है कि आयोग ने जो सिलेबस दे दिया उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। जब हम 10 साल के पेपरों की खाक छानते हैं, 10 साल के पेपरों पर ट्रैवल करते हैं, उनमें घूम फिर के देखते हैं, तो पता लगता है कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं जो सिलेबस में इंक्लूड नहीं किए गए, पर वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में, अच्छा यहां तो डीएसएसबी ने सिलेबस ही बंद रखा है, भूगोल को नहीं खोला है, इतिहास को नहीं खोला है, तो इस तरीके से ये ही, क्योंकि बात ये जीएस में क्या पढ़े क्या छोड़ें, अब आपका ये क्लियर हो गया, अब आपको कोई भटकने की जरूरत नहीं है, आप इसके अकॉर्डिंग टॉपिक तैयार कर सकते हैं। तो इसने क्वेश्चन पूछा है येलदारी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये नदी कौन सी है? पूर्णा नदी। यानी आपको अब ऐसा नहीं यही क्वेश्चन आएगा, आपको सारे बांध क्लियर होने चाहिए और वो किस नदी पे बने हुए हैं। और ऐसा भी होता है कई बार एक नदी पे कई बांध होते हैं, बड़ी बड़ी प्रसिद्ध नदियां हैं हमारे यहां, तो आपको वो तैयार करना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या पूछा है, अगला पेपर ले लेते हैं। एक अगला क्वेश्चन जो पूछा है, जादूगोड़ा यूरेनियम खान किस राज्य में है? तो जादूगोड़ा जो है वो झारखंड में है। तो ये क्वेश्चन इसने कहां से पूछा है?
आपका देखिए खनिज से। अब ऐसा नहीं केवल यही देखना है, आपको जितने खनिज हैं और वो कहां कहां से खाने मिलते हैं वो आपका तैयार होना चाहिए। जैसे कोयला कहां से निकल रहा है, तांबा कहां से निकल रहा है, सोना कहां निकल रहा है, चांदी कहां निकल रही है। आप समझ रहे हैं एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड करना चाह रहा है? वो चाह रहा है कि आपको खनिज के बारे में जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट पेपर हम देखते हैं, तो अगला पेपर है जिसमें इसने क्या पूछा है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन इसने पूछ लिया कि जो ज्योग्राफी में भी है और हिस्ट्री में भी है, कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले होमिनिन जीवाश्म इनमें से किस स्थल पर पाए गए थे। तो जो होमिनिन जीवाश्म है वो नर्मदा नदी घाटी में पाए गए थे। तो ये क्वेश्चन दोनों में आएगा, आपका हिस्ट्री में भी आएगा, पुरातत्व में भी आएगा, और कहाँ आएगा, ये आपका नदी घाटी में भी आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसने ज्योग्राफी से क्या पूछा है, इसमें इसने क्या करा है, हाँ अगला क्वेश्चन जे इसने पूछा है कि पटकाई पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमा पहाड़ियों पर स्थित है। तो म्यांमार। इसने क्या पूछ लिया यहाँ पे, पटकाई पर्वत श्रृंखला। क्या पूछा, पर्वत श्रृंखला। आपको मकाई से लेके, मैकालू से लेके, कमेट से लेके, अरावली से लेके सारी पर्वत श्रृंखलाएं क्लियर होनी चाहिए। अपने चैनल पे एक वीडियो भी पड़ी हुई है, इसमें पर्वतों के बारे में बताया, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, इसने पर्वत के बारे में पूछा है। अगला क्वेश्चन ने ज्योग्राफी से पूछा है। अब देखो एक पेपर में तो उसने एक क्वेश्चन रखा ज्योग्राफी में, दूसरे पेपर में क्या रखे, केवल उसने 2 क्वेश्चन रखे, तीसरे में कोई नहीं रखा। और अब इस पेपर में इसने कितने पूछे, 1, 2 और यहां पे आपके 3 क्वेश्चन इसने ज्योग्राफी से रख दिए कि बाराक घाटी किस उत्तर पूर्वी राज्य में मौजूद है। तो ये असम में है। तो इसने कहां से क्वेश्चन पूछ लिया, घाटी से क्वेश्चन पूछ लिया। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि कैसे क्या करना है, कि जैसे भूगोल विषय है तो उसमें पहले ये टॉपिक करना है। तो ये मेरे पास क्या है, 10 साल के पेपर हैं। अगर आप इन सभी पेपरों को एनालिसिस करोगे, देखोगे, तो आपको क्या मिलेंगे, इन टॉपिकों से लगातार आते हुए क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, ज्वार भाटा तैयार करना है, मौसम करना है, परियोजना करना है। और अगर आपको ये इनका बेसिक भी नहीं पता क्या है, तो आप बता सकते हैं, आपको हम बेसिक भी समझा सकते हैं। लेकिन अगर यहां समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहां मेरा उद्देश्य आपको यह बताने का है कि जीएस के किन सब्जेक्टों में कौन से टॉपिक पकड़ना है, कौन से छोड़ना है। आप तो इनकी लिस्ट बना लीजिए, एक टॉपिक तैयार हो जाए टिक लगा दीजिए, दूसरा तैयार हो जाए टिक लगा दीजिए। जब ये इतने टॉपिक तैयार हो जाए, इसके बाद आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। मान के चलिए 80% काम यहां से हो जाएगा। तो अगला आपको क्या देखना है, परियोजनाएं कौन सी हैं। परियोजनाएं नदी घाटियों पर होती हैं। खेती के बारे में आपको खेती पूछेगा, अब मृदा के बारे में पूछेगा, जलोढ़ मृदा क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से अब एक एक क्वेश्चन दिखाएंगे, काफी समय हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं यहां पे इतिहास में क्या पढ़ना है आपको। दर्शन, दर्शन से क्वेश्चन क्या है, चारवाक दर्शन से ने पूछ लिया है। गुप्त काल के बारे में आपको पढ़ना है, गुप्त काल से क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के बारे में पूछा है कि इसका विभाजन कहां हुआ है। पुरातत्व सिंधु के बारे में पूछा है। पुरातत्व में इसने क्या पूछे हैं, जीवाश्म पूछे हैं, कहां मिले हैं। इसके बाद दक्षिण भारत के राजवंश भी आपको क्लियर करना है, क्या क्या है। अब आ जाओ, ये तो आपको इतना सा पढ़ना है किसमें, प्राचीन भारत में। और वैसे तो आपकी समस्या ये है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, यहां पे आपको इतने टॉपिक पहले तैयार करना है। मैं ये नहीं कह रहा यहीं से आएगा, ये तो वो टॉपिक है जो एग्जाम में लगातार क्वेश्चन दबा रहा है। लेकिन जब आप इसको तैयार कर लेंगे तो 80% बात बन जाएगी। अब बाकी 20% क्या पता कहां से आए, तो इसके बाद आप कुछ और देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मध्यकालीन समाज में प्रमुख साम्राज्य, जैसे क्वेश्चन पूछा था कामरूप साम्राज्य जो है वो किस राज्य में है। तो मध्यकाल में भी जब मुगलों का काल था, कुछ साम्राज्य बहुत प्रसिद्ध थे, वो साम्राज्य आपको पता होना चाहिए। इसके बाद थोड़ा इल्तुतमिश के बारे में, इसकी स्थापत्य कला, इसने क्या क्या बनवाया था। मुगल शासन की प्रणाली, मुगल शासन की प्रणाली कैसी थी, किस तरीके से वो शासन करते थे, वो व्यापार कहां से करते थे। क्वेश्चन ये आया है कि मुगल शासन के समय में घोड़ों का व्यापार कहां से होता था, किस जगह से होता था, काबुल से होता था। इसके बाद शाहजहां के बारे में, और शाहजहां का स्थापित उसने कौन कौन सी जो है इमारतें बनवाई। खिलजी के बारे में, थोड़े राजपूत वंशों के बारे में क्लियर करना है। शिवाजी, भाई सीधी बात है, एग्जाम में लगातार क्वेश्चन शिवाजी से दबा रहा है। इसके बाद तुगलक, बाबर और गजनी से, बाबर के युद्ध पूछ रहा है और गजनी के बारे में पूछ रहा है, और बट शिखन। और इसके बाद क्या है कि सूफी जो भी रहे उनके भी नाम पूछ रहा है। अब इतना आपको प्राचीन, मध्य। अब आधुनिक में आपको क्या क्या पढ़ना है। आधुनिक में आपको, क्योंकि यहां जगह कम थी तो मैंने आधुनिक को यहां ऐड कर दिया। प्रमुख अधिनियम, जो आधुनिक के अधिनियम हैं, उनकी घोषणाएं हैं, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या क्या समझौते हुए, गांधी इरविन समझौता हो गया, ये पता चाहिए। कौन कौन सी घटनाएं हुई, कांड हुआ। जैसे क्वेश्चन पूछा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ, ये DSSB TGT में पूछा। अभी मैं आपको और क्लियर कर दूंगा पेपर हाथ में लेके।
गांधी, गांधी से तो क्वेश्चन पूछ रहा है, गांधी की आंधी। गांधी की आंधी में जब कोई नहीं बचा तो यहां भी क्वेश्चन कैसे चूक जाएंगे। इसके बाद नियुक्ति, क्या नियुक्ति, वो भी स्वतंत्रता के बाद। डीएसएसबी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले वित्त मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के। तो आपको एक हल्का सा ग्राफ तैयार होना चाहिए कि जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ था तो प्रमुख नियुक्ति कौन कौन सी हुई थी, कौन गृह मंत्री थे, कौन कौन से मंत्री थे। ठीक है, गांधी अच्छे से तैयार करना, क्वेश्चन आ ही रहा है हर एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद, और ये अगर आप तैयार करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका टीजीटी में काम आएगा, ये पीजीटी में भी काम आएगा और आपका पीआरटी में भी है। स्मारक और उनके कारण, जैसे क्वेश्चन आया गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया था, तो आपको स्मारक पता होने चाहिए और उनके निर्माण के कारण पता होना चाहिए। मुख्य व्यवस्था यानी मुगल काल में, इसका मतलब मुगल है कि मुगल काल की वो कौन सी व्यवस्थाएं थी जिसको एग्जिट अंग्रेजों ने एक्सेप्ट कर लिया और अपने शासन में लागू किया। जैसे क्वेश्चन आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में, उसको अपना लिया था। फिर सामाजिक सुधारक आंदोलन, जो सामाजिक सुधार आंदोलन के कौन कौन प्रणेता हैं, कि राजा राम मोहन राय के बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में। इसके बाद गवर्नर जनरल आंदोलन, आपको क्या पता होना चाहिए, आंदोलन के बारे में पता, चंपारण आंदोलन हो गया। ठीक है, बड़ा अद्भुत है भारत का स्वतंत्र संग्राम, पढ़ो तो पढ़ते रह जाओ कि वही है कि वास्तव में क्या मतलब पूरे कैसे कैसे नेता रहे। पर लगता तो यही है कि नेता इंडिविजुअल हैं, पर वही बात है समझ की जड़ें समझना। जिन नेताओं ने भारत में बहुत बड़ा योगदान दिया है ये सब लॉयर थे, ये और सब फॉरेन से पढ़ के आए थे, सबके सब लॉयर थे, फॉरेन से पढ़ के आए थे। यही कारण था कि कितनी विपरीत परिस्थितियां रहीं, ये अपनी लौ जलाए रहे। इसके बाद आपको 1857 की क्रांति देखना है, 1857 की क्रांति। फिर कुछ क्वेश्चन मैंने देखा 10 साल के पेपरों में स्थापत्य कला से आ रहे हैं। स्थापत्य कला का मतलब ये होता है जो स्मारक होते हैं, जो इमारतें होती हैं, इसमें क्या है, किले, मेहरगढ़ किले के बारे में पूछ लिया है। मंदिरों के क्वेश्चन तो जनरल है, पीसीएस में भी आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। कुछ मस्जिदों के बारे में पूछता है, कभी पूछ लेता है लाल किला में कौन सी मस्जिद है, कभी पूछता है आगरे के किले में कौन सी मस्जिद है, किसने बनवाई थी, और कुछ चर्चों के बारे में भी इसने बात की है। तो इतना आपको किस में पढ़ना है, मध्यकालीन भारत में पढ़ना है। इसके बाद आया पोलिटी, जिसे राजनीति विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, पढ़ना तो देखो बहुत कुछ है, लेकिन मैंने देखा कि 10 साल के में लगातार जो क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार रिपीट कर रहा है वो विधान परिषद से, विधान परिषद तैयार कर लेना। इसके बाद राज्यसभा को तैयार कर लेना, राज्यपाल को कर लेना, सांसद को कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन आया था, इसमें भी दिखाएंगे आपको कि क्या दोनों सदनों की बैठक कौन बुला सकता है। लोकसभा अध्यक्ष, तो अध्यक्ष को देख लेना। नीति निर्देशक तत्वों से भी कई क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है। फिर अनुच्छेद भी पूछ रहा है, ठीक है, अनुभाग भी पूछ रहा है, ध्वज से भी क्वेश्चन आए हैं, और आपके अटॉर्नी जनरल एजी से भी क्वेश्चन पूछे हैं इसने। फिर संवैधानिक संस्थाओं से क्वेश्चन पूछे हैं, उपराष्ट्रपति से पूछा है, पंचायती राज, मौलिक अधिकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन पूछे हैं, और संवैधानिक बेसिक से पूछा है, मुख्य न्यायाधीश से पूछा है इसने। तो ये क्या है, आपका पोलिटी है, पोलिटी है। ठीक है, और अगर आपको ये जानना है कि इसके अंदर भी क्या पढ़ें तो मैं, आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको वो भी बता सकता हूं, केवल एक ही एक विषय को खोल के कि इसके अंदर भी, जैसे मैंने कह दिया झीलें, अब झीलें तो बहुत सी हैं, तो अब आपको क्या पता कौन सी झीलें पढ़ें, तो मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि कौन सी झीलों से पिछले 10 साल में एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसकी आसपास की झीलें कौन सी हैं, तो आपको वो झीलें तैयार करना है। इसके बाद कुछ और झीलें करना है। अब जैसे ये मौसम है, तो मौसम तो पूरे भारत में कहीं का है, पर आप अगर ध्यान दोगे तो डीएसएसबी के क्वेश्चन में जो मौसम पूछा गया है वो आंतरिक हिमालय के बारे में पूछा गया है, और कभी हिमालय के ऊपर के मौसम के बारे में पूछा गया है। तो मैं आपका एक एक टॉपिक अंदर से भी बता दूंगा कि वो कहां से पूछ रहा है। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, और मुख्य न्यायाधीश। अब आया अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से बहुत कम क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन कई बार उसका मूड घूम गया है एग्जामिनर का, उसने 102 क्वेश्चन दबा दिए रख के। तो इसमें उसने आर्थिक नीतियों से, असल में जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स, ये ऐसा टॉपिक है जो लगभग मान के चलो कि आधा आधा जो है करंट में भी ऐड हो जाता है। तो अब आर्थिक नीतियां, क्या आर्थिक नीतियां हैं, वर्तमान आर्थिक नीतियां क्या हैं। बजट तो भाई ऐसा टॉपिक है जो करंट अफेयर में भी आता है, अर्थशास्त्र में भी आता है, और एक जनरल टॉपिक है। बजट के बारे में आपको तैयार करना है। व्यापार, क्वेश्चन आया था कि भारत और पाकिस्तान का 2 पक्षी व्यापार था, तो पाकिस्तान ने उसको बंद कर दिया अपनी तरफ से, तो क्या कारण था, तो उसका कारण यह था धारा 370 और कश्मीर राज्य का पुनः गठन। फिर आरबीआई से क्वेश्चन पूछ रहा है, उनकी मौद्रिक नीतियां क्या है। जीडीपी से
क्वेश्चन आ रहा है क्रेता विक्रेता और मांग का नियम क्या है, इससे क्वेश्चन है। बैंक से क्वेश्चन है। राजकोषीय नीति, यहां से क्वेश्चन आ रहा है। प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, विनिवेश से क्वेश्चन पूछ रहा है। लेखा परीक्षक से पूछ रहा है। आयकर अधिनियम, एमएसपी, जो अभी बवाल चल रहा है किसानों का, मेन चीज को लेकर क्या है, एमएसपी को लेकर है, तो क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्लियर होना चाहिए। अब आ जाओ विज्ञान। विज्ञान के 10 साल के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने के बाद में मैंने तीनों का अलग अलग कर दिया है। तीनों का अलग अलग क्या कर दिया है, मैंने कहा ना कि कुछ एग्जामिनर क्या करता है, कुछ क्वेश्चन टॉपिक में 80, जो मतलब मान के चलिए 40% जगह से 80% क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये तीनों विज्ञान के जो ये क्वेश्चन है, लगातार यहां से क्वेश्चन घूम रहे हैं। तो भौतिक विज्ञान में ध्वनि से लगातार क्वेश्चन आई रहे हैं, प्रकाश से आ रहे हैं, तरंग से आ रहे हैं, आविष्कार से आ रहे हैं, दर्पण से आ रहे हैं, दृष्टि से आ रहे हैं। अब जो केमिस्ट्री है उसमें रसायन से आ रहे हैं, तत्वों के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछा था कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसका वर्गीकरण नहीं किया सकता, पानी। परमाणु से पूछ रहा है, कुछ चीजों के सूत्र पूछ रहा है, वही जो हाई स्कूल में आपको याद करने में प्रॉब्लम होती थी और अक्सर लोग डराने के लिए फिटकरी का सूत्र पूछ लेते थे। बस सुनाओ फिटकरी का सूत्र क्या है। अब जंतु विज्ञान जो है, बायोलॉजी, उसमें क्या कर रहा है, कोशिका ऊतक के बारे में बहुत पूछ रहा है, बीमारियों के बारे में पूछ रहा है। और वनस्पति शास्त्र में क्या, पादप के बारे में, कंपोस्ट खाद, जो खाद बनाई जाती है। अब आ जाओ करंट। तो 10 साल के पेपर एनालिसिस करने के बाद जो सबसे खास बात पता लग रही है वो ये है, करंट के खूब क्वेश्चन है। मान के चलिए 4 से 5, 6 तक क्वेश्चन करंट के पूछ रहा है, जिसमें सर्वाधिक क्वेश्चन जो है खेल से। खेल कौन से, हॉकी। अब आप अगर ये जानना चाहो कि खेल के अंदर भी, सर खेल तो बहुत से हैं पर हम कौन से खेल पढ़ें, तो आप कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि खेल के अंदर भी आपको क्या क्या देखना है, एक एक पार्ट को एनालिसिस कर देंगे। और ऐसा नहीं जीएस का, क्योंकि देखो होता क्या, जो आयोग सिलेबस देता है, जो आयोग से देता है और जो पेपर बनाता है 10 साल के, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आउट ऑफ सिलेबस डालता है और उसको लगातार देता है, क्योंकि वो उनके एक बार क्या आता है, परीक्षा पैटर्न में आ जाते हैं। तो अगर यहां भी आपको हिंदी का, अंग्रेजी का, गणित का, रीजनिंग का सिलेबस चाहिए, टॉपिक चाहिए कि जो ऐसे हैं जो लगातार 10 साल के पेपर में घूम रहे हैं, तो ये भी आपको हम क्रम से बता सकते हैं। अब मान के चलिए उसके सिलेबस में 10 टॉपिक दिए, तो 10 टॉपिक से ऐसा नहीं है कि वो बराबर क्वेश्चन पूछेगा। वो क्या करता है, किसी टॉपिक पर ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, किसी कम पूछता है। क्योंकि हमने तो 10 साल के पेपर एनालिसिस किए और तीनों स्तर पे किए हैं, पीआरटी स्तर पे भी, टीजीटी स्तर पे भी, पीजीटी स्तर पे भी। तो आपको अगर वहां पे ये चाहिए कि कौन सा टॉपिक सबसे अधिक मात्रा में आ रहा है, कौन सा मीडियम मात्रा में आ रहा है, कौन सा कम मात्रा में आ रहा है, क्योंकि इसका फायदा ये रहेगा जब आप तैयारी करने बैठोगे तो वो टॉपिक पहले तैयार करो जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं। तो वो भी हम आपको बता देंगे, आप बताइएगा, आपको बता दिया जाएगा। तो अगला आपका जो विषय है वो है विज्ञान। तो विज्ञान में इतना पढ़ना है। अब करंट में क्या है, खेल पढ़ना है। अगर ये भी कंफ्यूजन है कौन सा खेल पढ़े, तो अब बता दीजिए, हमको बता देंगे। संगीत से लगातार क्वेश्चन पूछा है उसने, मुश्किल से ही कोई पेपर छोड़ा है, संगीत दबाया। नृत्य से क्वेश्चन पूछे हैं, संगीत से डबल हो गया ये। तो यहां पे किससे पूछा है, संगीत से और नृत्य से। फिर पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे, पुरस्कार में भी कौन से, मंटू घोष के बारे में पूछा है। फिर चिकित्सा में वो क्वेश्चन आया था कि जो सिप्ला कंपनी कोविड का टीका बनाई थी, जो उसकी परमिशन दी गई थी। हाँ, बजट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किससे अधिक पूछा गया है, रक्षा से। रक्षा बजट, चाइना जो है कौन से नंबर बजट खर्च करता है। नियुक्तियां में वो 2 तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। एक तो पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, और दूसरे तत्काल नियुक्तियां पूछ रहा है कि वर्तमान में लद्दाख के राज्यपाल कौन है। इसके बाद चित्रकला शैली कि कौन कौन सी कढ़ाई कहां की होती है, इस तरीके से। चुनाव के बारे में भी एक आध क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे दिल्ली, चूंकि आप दिल्ली का पेपर देने आए हो तो एक क्वेश्चन पूछा है कि आम आदमी पार्टी ने सूरत विधानसभा में कौन सी सीटें जीती, तो उसने आम आदमी पार्टी का भी जिक्र किया, किसमें, गुजरात की में। तो इस तरह चुनाव इंडेक्स कहते हैं, वो जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गई, ये इंडेक्स। तो उसने क्वेश्चन ये पूछ लिया है कि आपका जो बेंगलोर है उसका कौन सा स्थान है। तो इस तरीके से इंडेक्स देखना है, थोड़ा अंतरिक्ष के बारे में देखना है। अब आप अगर ये भी कंफ्यूज है कि हम अंतरिक्ष के बारे में क्या पढ़ें, क्या देखें, तो आप बताइए कमेंट करके, आपको बताया जाएगा कि अंतरिक्ष में भी क्या पढ़ना है। देखो, हर चीज का समाधान है, कोई भी चीज अनायास नहीं होती, और जो भी होता है सबका एक क्लू होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता जरूर है। ऐसा नहीं है कि कतई धुएं में ही लाठी चलाना है, चीजें बहुत सी क्लियर होती हैं। स्मारक खूब पूछे हैं उसने। अब स्मारक यहां भी पूछा है, स्मारक इतिहास में भी पूछे हैं स्मारक। इसके बाद यूएन तो जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, और दिवस भी पूछे हैं। ये जो आपको मैं सिलेबस दे रहा हूं, जो कोई टीजीटी का ही नहीं है, टीजीटी के साथ में जितने पेपर हैं सबको एनालिसिस करने के बाद निकाला गया है। प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी आई, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन कोविड के भी उसने पूछे हैं। इसके अलावा बिल और राजनीतिक चीजों से क्वेश्चन पूछे हैं। सार्क के बारे में चर्चा की है, चर्चित व्यक्ति, जो बहुत ही चर्चित व्यक्ति होते हैं। फिर जनजातियों के बारे में पूछा है, और कृषि उत्पादन, यानी वो पूछ लेगा कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है।
इस तरीके के क्वेश्चन उसने पूछे हैं। और ये यहाँ पे क्या है, आपका पता ही दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अब तक 10 साल में जो उसने क्वेश्चन पूछे हैं वो सब यहाँ पे हैं। अब जैसे और आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहे हैं। अब हम जीएस का पहला क्वेश्चन एक तरफ से देखते हैं। तो जीएस का पहला क्वेश्चन यहाँ पे इसने ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं था? मोहम्मद गौरी, गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली सल्तनत से जो है गौरी का संबंध नहीं था। तो यहां पे क्या है, गौरी का क्वेश्चन कहां से आया है? अब देखिए, इसने बाबर गजनवी। तो आपको क्या करना है, बाबर गजनवी, इसके फिर जो प्रमुख यहाँ के और क्या है, अलाउद्दीन खिलजी बलबन। अब आपको पता है खिलजी नहीं है, तो देखो खिलजी ये आ गया। तो आपको पता है कि खिलजी नहीं है, तुगलक नहीं है, बलबन नहीं है, तो कौन है? मोहम्मद गौरी है। अगला क्वेश्चन इसने तो ये क्वेश्चन काय का था? आपका इतिहास का था। अगला क्वेश्चन इसने ये पूछा, निम्नलिखित में से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? किसके रूप में? वित्त मंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। तो मैंने बताया था नियुक्तियां आपको पता होना चाहिए कौन वित्त मंत्री नहीं रहा। अगला क्वेश्चन पूछा, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो जलोढ़ मिट्टी देखिए आ गई मृदा से, और मृदा में भी कौन सी पढ़ना है? जलोढ़ पढ़ना है। तो इस तरीके से आप, अब ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। आप इसको क्या करिए, सिलेबस को नोट कर लीजिए। और जिस तरीके से मैंने ये प्रिंट आउट किया है 10 साल के पेपर नेट से निकालें, आप चाहें तो प्रिंट आउट करवा लीजिए 10 साल के पेपर, या चाहें तो बुक ले लीजिए, और उसमें आप लगातार क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे तो पता लगेगा कि इस तरीके से इन टॉपिकों से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर इन टॉपिकों के अंदर भी आपको जानकारी करना है कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ तक पढ़ें, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, आपको वहाँ भी आपकी हेल्प की जाएगी। और बहुत अच्छा मौका है, जितनी एनर्जी है इसमें लगा दीजिए। यकीन मानिए इसका एक एक शब्द आपका पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाएगा, जो कि एलटी ग्रेड के प्री पेपर में भी काम आएगा। अब तो जो नया आयोग है वो भी तो ये कह रहा है कि जो नई टीजीटी पीजीटी आएगी, टीजीटी आएगी, उसमें भी तो जीएस आएगी। अब तो मान के चलिए कि आप बीएड हो और आपको सरकारी टीचर बनना है, तो जीएस पे और अपने सब्जेक्ट पे आपको ग्रिप बनानी ही बनानी पड़ेगी, वरना बात नहीं बन पाएगी। तो इस तरीके से आप इसको तैयार करिए बढ़िया करके। और अगर अन्य चीज़ों पे सिलेबस को खोल के दिखाना है, पूछना है, तो आप डीएसएसपी संबंधित कोई भी आपको समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका समाधान किया जाएगा।